हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है आज आपको? अच्छा लग रहा है? तो स्टूडेंट, जैसे कि हम पिछले जो यूनिट हैं, यूनिट 9 को पढ़ रहे हैं, एजुकेशनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप के कई सारे टॉपिक हमने करा दिए हैं। उसी में इस यूनिट का जो फोर्थ चेंज मैनेजमेंट जो टॉपिक है, उसमें ये एक वर्ड आया है, एक टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसको आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो वो है Quality Council of India is an autonomous organization established in 1997 by the Government of India, है ना, under the Department of for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, है ना। तो किसके लिए किया गया था ये? Ministry of Commerce and Industry के लिए किया गया था, बनाया गया था Quality Council of India। क्वालिटी, अब इसकी उद्देश्य क्या है? क्वालिटी का बनाया तो गया था, लेकिन क्यों बनाया गया था? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया एम्स टू लीड नेशनल वाइड क्वालिटी मूवमेंट इन इंडिया बाय इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर्स फॉर एम्फेसिस ऑन एडहेरेंस टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन ऑल स्फीयर्स ऑफ एक्टिविटीज एंड टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट इंटरेस्ट्स ऑफ द नेशन एंड इट्स सिटीजन्स, है ना। क्वालिटी काउंसिल हैज ए काउंसिल ऑफ 38 members, including the chairman and secretary general. The council has an equal representation of government, industry, and other stakeholders. The chairman of QCI is appointed by the Honorable Prime Minister of India, है ना। QCI functions through the executive boards. अभी executive boards कौन से हैं, है ना, उनके functions क्या होते हैं इनके द्वारा, executive board के द्वारा? तो सबसे पहला फंक्शन है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइड्स। सेकेंड है नेशनल बोर्ड ऑफ क्वालिटी प्रमोशन। फिर है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज। नेक्स्ट है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। ये हैं, है ना। अब ये जो है ऑब्जेक्टिव ऑफ काउंसिल, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? वो हैं टू लीड ए नेशनल क्वालिटी कैंपेन एम्ड एट क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंगस्ट सिटीजन, एम्पावरिंग देम, प्रमोट एंड प्रोटेक्ट देयर वेलबींग, है ना। किसके लिए? सिटीजन्स के लिए, है ना। सेकेंड है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है टू एनकरेज मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स टू कंफर्म द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड टूल्स। उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को चेक करने के लिए भी बनाया जाता है। टू डेवलप, एस्टेब्लिश एंड ऑपरेट नेशनल एक्रेडिटेशन प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लिए भी बनाया जाता है ये। टू डेवलप, एस्टेब्लिश एंड ऑपरेट नेशनल एक्रेडिटेशन प्रोग्राम फॉर वेरियस सर्विस सेक्टर्स सच एज एजुकेशन। अब कहाँ किया जाता है इसको? सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल सेक्टर etc। इनमें इसको प्रयोग किया जाता है। टू रेगुलेट कन्फर्मिटी विद असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन टू ओवरकम TBT SPS एप्लीकेशन टेक्निकल बैरियर ऑफ ट्रेड कंस्ट्रेंट। सिक्स्थ है टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन कोऑपरेशन, पैसिफिक एक्रेडिटेशन कोऑपरेशन, एशिया पैसिफिक लेबोरेटरी एक्रेडिटेशन, इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फोरम, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्वालिटी इन हेल्थ केयर, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट etc। इन सब में इसको प्रयोग किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। इनका है ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी काउंसिल के, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। इनको, इनकी क्वालिटी चेंज करना, इनको आगे बढ़ाना, ये उनके ऑब्जेक्टिव हैं। टू प्रमोट क्वालिटी कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियाज एंटरप्राइजेज, और आपस में कंपटीशन करने के लिए भी, आपस में जो कॉम्पिटिटिव होते हैं ना एंटरप्राइजेज, उनको क्या करना? प्रमोट करना, ठीक है। और नेक्स्ट है 8 पॉइंट है टू प्रमोट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड बेंचमार्क सेंटर एज ए बेंचमार्क सेंटर, है ना, जैसे प्रोडक्ट्स पे लगते हैं ना बेंचमार्क, एज ए रिपोजिटरी ऑफ बेस्ट इंटरनेशनल नेशनल प्रैक्टिसेस एंड देयर डिसेमिनेशन इन ऑल द सेक्टर्स। नाइन्थ है टू एनकरेज इंडस्ट्रियल अप्लाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ क्वालिटी, रिसर्च को भी बढ़ावा देते हैं, अप्लाइड रिसर्च को भी। टू पब्लिश बुक्स, लिटरेचर एंड periodicals एंड disseminate information related to the objects of QCI. To participate and organize trade fairs, exhibitions, seminars,
एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, इन सब के ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के ये कार्य हैं, ये ऑब्जेक्टिव हैं। कार्य तो उनके पहले थे जो मैंने बताए थे कि ऑब्जेक्टिव हैं। अब है इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसीज इन हायर एजुकेशन, इन INQAAHE का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसीज इन हायर एजुकेशन। तो इन QAAHE वाज एस्टेब्लिश्ड इन, यानी कि इन INQAAHE was established in 1991 as the first ever international network of quality assurance bodies. International, अंतर्राष्ट्रीय है। It is a worldwide network of 300 plus organization active in practice for quality assurance in higher education for accreditation worldwide. ठीक है, ये जो INQAAHE is a global quality enhancement platform for internal as well as external quality assurance in tertiary education. The main role of INQAAHE is to promote and advance excellence in higher education. अब है objectives of International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education. अब इसके objectives क्या हैं? इसके objectives हैं to create, collect and disseminate information on current and developing theory and practice in the assessment, improvement एंड मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी इन हायर एजुकेशन। तीनों क्षेत्रों में है, असेसमेंट में भी है, फिर उसको इम्प्रूवमेंट करना, फिर उसको मेंटेनेंस करना क्वालिटी को इन हायर एजुकेशन में। टू अंडरटेक और कमीशन रिसर्च भी करना इन एरियाज टू रेलिवेंट टू क्वालिटी इन हायर एजुकेशन। रिसर्च कमीशन, जैसे कमीशन हम पढ़ते हैं ना, वही। टू एक्सप्रेस द कलेक्टिव व्यू ऑफ मेंबर्स ऑन मैटर्स रेलिवेंट टू क्वालिटी इन हायर एजुकेशन थ्रू कॉन्टैक्ट विद इंटरनेशनल बॉडीज एंड बाई अदर, यानी कि इंटरनेशनल बॉडीज से कांटेक्ट करके और फिर उनके व्यूज़ को देते हैं। व्यूज़ को क्या करते हैं हायर एजुकेशन में, क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, टू प्रमोट द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी इन हायर एजुकेशन। थ्योरी भी और प्रैक्टिस को भी, है ना, प्रैक्टिकल रूप में भी और थ्योरी रूप में भी ये जो है क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन का। To provide advice and expertise to existing and emerging quality assurance agencies. ठीक है, to provide advice, सलाह भी देते हैं इनको assurance agencies को। To facilitate link between quality assurance agency and support networks of quality assurance agency, है ना। क्या करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी के और सपोर्ट नेटवर्क ऑफ क्वालिटी, इनके बीच में क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, उनको करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। To assist members to determine the standards of institutions operating across national borders and facilitate better informed international recognition of qualifications. ठीक है, to assist, next है to assist in the development and use of credit transfer and credit accumulation schemes to enhance the mobility of students between institutions within the across national borders. To enable members to be alert to improper quality assurance practice and organization. Enable बनाना members को कि कहीं उसमें कुछ कमी तो नहीं है इंस्टीट्यूशन में, है ना, between students between institutions, है ना। To enable members to be alert to improper quality assurance practice and organization. To organize and request reviews of the operation of the members. तो स्टूडेंट थोड़ा सा जो मैंने ये जो है मेन आपको क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में बता दिया है, इंग्लिश में बताया है। अगर आपकी इच्छा हो कि आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए कि आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, है ना। मैं तो हिंदी में भी इसको समझा दूंगी आपको अच्छी तरह से, है ना। तो आप आ जाते हैं, हमारे जो क्वेश्चन थे वो 6 जो PYQ है वो कर लेते हैं। 75 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था, 76 हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, उसको मैं अच्छी तरह से आपको बाद में समझाऊंगी। अब है आपका 77 क्वेश्चंस। अरेंजमेंट द फॉलोइंग इनटू द सीक्वेंस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन। नीति प्रतिपादन हेतु निम्नलिखित को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सीक्वेंस में लगाइए। जब हम नीति को प्रतिपादन करते हैं, जब नीति को फॉर्मुलेट करते हैं तो हमको क्या करना होता है ना, उसको किस तरीके से हमें सीक्वेंस में उनकी लगाने पड़ते हैं, वो स्टेप्स लगाने पड़ते हैं, वो बताना है इसमें। तो नीड असेसमेंट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट्स, ये है उद्देश्य के अनुसार आवश्यकता आकलन, या टारगेट सेटिंग बेस्ड ऑन ट्रेंड प्रोजेक्शन, या फिर फाइनलाइजेशन ऑफ थीम्स एंड टारगेट एरियाज, या डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ई है प्रिपरेशन ऑफ पब्लिकेशंस। इनमें से क्या क्वेश्चन सही है? तो इनमें से जो सही है वो है
DACBE। डी कौन सा है? सबसे पहले क्या करेंगे हम? डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव्स की कोई भी नीति बनाएंगे, सबसे पहले देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर वो सही है कि नहीं है, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे? फाइनलाइजेशन ऑफ थीम्स एंड टारगेट एरियाज। फिर टारगेट एरियाज देखेंगे कि किस टारगेट इनका जो एरिया है, किस एरिया की वो से संबंधित नीति है। फिर सी, फिर क्या करेंगे? सी हो गया। डी ए, फिर नहीं, फिर ए हो गया। ए, नीड असेसमेंट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट्स, है ना, उद्देश्य के अनुसार आवश्यकता का आकलन करेंगे। आवश्यकता के बाद तो उसको करेंगे ना। फिर इसको जो है फाइनलाइजेशन ऑफ थीम्स, पहले आवश्यकता देखेंगे कहाँ है। पहले तो राष्ट्र की देखेंगे क्या राष्ट्र क्या चाहता है, राष्ट्र की क्या नीति है, उनके अकॉर्डिंग ही, मतलब हम राष्ट्र के अकॉर्डिंग ही वो नीति बनाएंगे ना। तो राष्ट्र के उद्देश्य क्या है, पहले तो उसको देखेंगे हम। फिर राष्ट्र के उद्देश्यों के बाद में हम देखेंगे कि आवश्यकता क्या है, आवश्यकता किसकी है। फिर हम देखेंगे विषय हम लक्ष्य क्षेत्रों को अंतिम रूप देंगे, फाइनलाइजेशन ऑफ थीम्स एंड टारगेट एरियाज। फिर क्या करेंगे हम? बी, टारगेट सेटिंग बेस्ड ऑन ट्रेंड, क्या ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से देंगे, है ना। किस तरह का आमूलचूल परिवर्तन चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है क्या, उस हिसाब से देंगे, करेंगे उसको। फिर है ई, फिर है इसके बाद है बी के बाद में ई है, प्रिपरेशन ऑफ पब्लिकेशन, फिर प्रकाशन की तैयारी करेंगे। तो ये आगे हो गया 77 क्वेश्चन। 78 पर आ जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग टाइम्स ऑफ लर्निंग गिवन बाय गैगने इन हायरार्चिकल ऑर्डर, हायरार्चिकल ऑर्डर, है ना। गैगने के द्वारा अधिगम के निम्नलिखित प्रकारों को सोपानिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। A B C D E 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनको हमें क्या करना है? हायरार्चिकल ऑर्डर में, हायरार्चिकल ऑर्डर में लगाना है, पहले से लास्ट तक लगाना है ना। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा? चेन लर्निंग। फिर क्या आएगा हमारा? वर्बल एसोसिएट लर्निंग। उसके बाद क्या आएगा हमारा? पहले आएगा हमारा चेन लर्निंग, फिर आएगा वर्बल एसोसिएट लर्निंग, फिर आएगा मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, फिर आएगा लर्निंग कॉन्सेप्ट्स, फिर आएगा लर्निंग प्रिंसिपल्स। तो ये हैं उनके लर्निंग हायरार्चिकल ऑर्डर, किसके? गैगने के। फिर आ गया हमारा क्वेश्चन 79 क्वेश्चन आ गया हमारा। अरेंज ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फॉर्मेशन फ्रॉम द अर्लीस्ट टू द लेटेस्ट। निम्नलिखित को उनके गठन के प्रारंभिक से नवीनतम के काल अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कैसे कैसे करेंगे हम? इसका सी आंसर सही है। सी सबसे पहले आएगा यूजीसी, फिर आएगा डी एनसीईआरटी, फिर आएगा ई निपा, फिर आएगा फिर आएगा ए नैक, फिर आएगा बी एनसीटीई। तो ज़्यादातर के बारे में तो आपको पता ही है, मैं उस दिन से करा रही हूँ। आप तो यूजीसी बार बार आ रहा है, एनसीईआरटी बार बार आ रहा है, नैक भी बार बार आ रहा है, एनसी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद भी बार बार आ ही रहे हैं। तो इसमें एक जो है ये है निपा। निपा क्या है? इसकी स्थापना 1962 में शैक्षिक योजना और प्रशासन के अनुसार प्रशिक्षण अनुसंधान, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी, निपा का, है ना। निपा ही सबसे एक नया वर्ड आया था इसमें। फिर है 80 क्वेश्चन सीक्वेंस ऑफ द फर्स्ट 5 लेवल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स डिवाइड बाय अनीता हैरो। अनीता हैरो भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है उसमें साइकोटोमोटर ऑब्जेक्टिव्स में क्रियात्मक उद्देश्यों के लिए अनीता हैरो द्वारा प्रतिपादित उद्देश्य के पहले 5 स्तरों को क्रमबद्ध कीजिए। क्या कैसे करेंगे हम? ए है रिफ्लेक्स मूवमेंट, बी है फिजिकल एबिलिटी, सी है परसेप्चुअल एबिलिटी, डी है स्किल्ड मूवमेंट, ई है फंडामेंटल मूवमेंट। तो हम इसको करेंगे AECBD, AECBD। पहला आएगा रिफ्लेक्स मूवमेंट। रिफ्लेक्स मूवमेंट क्या होता है? अनीता हैरो के अनुसार यह क्रियात्मक उद्देश्यों का प्रथम स्तर है। इसमें स्वचालित और अनैच्छिक प्रतिक्रिया का गतिविधि शामिल है। अनैच्छिक जो हमारे न चाहते हुए जो हम गतिविधियाँ करते प्रतिक्रिया करते हैं, उनकी गतिविधियाँ शामिल है, जो अपने आप ही होती रहती हैं, हाँ, उनको शामिल किया गया है इसमें। फिर ई मौलिक गति, यह क्रियात्मक उद्देश्यों का दूसरा, इसमें मूलभूत गतिविधियों कौशलों में दक्षता प्राप्त करना शामिल है, जो अधिक उन्नत गतिविधियों क्रियाकलापों का आधार है। ठीक है। परसेप्चुअल आ गया ना, पहले ए आया, फिर ई आया, परसेप्चुअल आया। इसमें यह क्रियात्मक उद्देश्यों का तीसरा स्तर है। इसमें उत्तेजनाओं को पहचानने, उनकी व्याख्या करने के लिए संवेदी जागरूकता और अवधारणात्मक क्षमता का विकास शामिल है। फिर बी है भौतिक योग्यताएं, यह क्रियात्मक उद्देश्यों का चौथा स्तर है। इसमें समन्वय, संतुलन, शक्ति, सहन शक्ति जैसी बुनियादी क्षमताओं का विकास करना होता है। किसमें? भौतिक योग्यताओं में। कौशलपूर्ण गति में यह क्रियात्मक उद्देश्यों का 5वां स्तर है। इसमें अधिक जटिल और परिष्कृत गति विकसित करना शामिल है। इसके लिए समन्वय और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो ये 5 है, आप अनीता हैरो के ये 5 साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स हैं। इनको और अच्छी तरह से अगर आप उनको आपको समझ में नहीं आया हो तो और अच्छी तरह से पढ़ने के लिए आप पढ़ने की मुझे कह सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और अगर आपको मेरा पढ़ावा अच्छा लगा तो उसके लिए आप मेरे को थैंक यू बोलिए, और क्या अमेंडमेंट चाहते हैं उसके लिए बोलिए। आज के लिए बस इतना ही। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रेस्पेक्ट योर टीचर्स, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपनी यूजीसी नेट की तैयारी पूरे मन से कीजिए, है ना। हार्ड वर्क कीजिए, ईश्वर आपको सफल करे। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।